हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम संविधान का भाग 2 यानी कि नागरिकता करने वाले हैं। इससे पहले कि जिस मतलब पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो आई एम सॉरी फॉर द लेट। अगर आपने अभी तक विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है। संविधान का भाग 1 हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? संघ, राज्य, क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पे आज हम भाग 2 करने वाले हैं, नागरिकता देखने वाले हैं। नागरिकता में कैसे किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे कैसे नागरिकता मिल सकती है, कौन कौन से अधिकार होते हैं एक भारतीय नागरिक के, कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं एक भारतीय नागरिक के, और एक विदेशी नागरिक को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। हम इन सभी के बारे में देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी देखेंगे, एनआरसी भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर रहे हैं सब्सक्राइब। आइए देखते हैं नागरिकता का सामान्य अर्थ क्या होता है। नागरिकता का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो नागरिकता का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा। मतलब अगर हम कहीं किसी देश के नागरिक हैं तो उस नागरिक को उस देश के द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। वे अधिकार कैसे होते हैं? नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है कैसे, जिसे राज्य की ओर से सभी राजनीतिक नागरिक अधिकार प्रदान किए हैं। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य क्या है? जो आपका वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है। वो आपका राजनीतिक अधिकार माना जाएगा। ठीक है। और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हो और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो। ठीक है। जिसके अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य भी जिम्मेदार हो और जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? नागरिक कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं संवैधानिक उपबंध ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या क्या किए गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। भारत 5 से 11, आइए हम देखते हैं 5 से 11। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में है एकल नागरिकता। ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखना है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक। अलग अलग राज्यों की मतलब जैसे जो अमेरिका होता है ना, उसमें देश के लिए नागरिकता लेनी पड़ती है, प्लस आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी अच्छे से समझाया हुआ है एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बारे में। संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की नागरिकता है। ठीक है। जबकि वही अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। भाग 2 नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है। भाग 2 में देखते हैं हम क्या क्या है। भाग 2 में क्या कहते हैं? भाग 5 से 11 तक है। 5 क्या कहते हैं? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है। संविधान के शुरू होने पर नागरिकता। संविधान कब से शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो भी नागरिक भारत के नागरिक हो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। फिर अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। मतलब ऐसे करके आप याद रखिए। देखिए, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, प्लस 6 पाकिस्तान जाने वाले, 7 पाकिस्तान से आने वाले। ठीक है। 7 पाकिस्तान से आने वाले मतलब जो 26 जनवरी 1950 को कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। देखिए, जो 19 जुलाई 1948 है ये परमिट डे है। ठीक है। जो 26 जनवरी 1950 ये तो हमारा संविधान दिवस है, पर जो 19 जुलाई 1948 था, ये दिन का हमारा परमिट डे है। ये इसी दिन को जो भी पाकिस्तान जाना था वो सब चले गए थे और जिनको पाकिस्तान से इधर आना था वो आ गए थे। ठीक है। तो उसके बाद जो भी नागरिक पाकिस्तान गए वैसे कुछ नागरिक जो फिर बाद में वापस आ गए। ठीक है। तो ऐसे को भी नागरिकता दी गई है। ठीक है। फिर पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। प्रवचन करने वाले का मतलब क्या है? पाकिस्तान जो चले गए और वापस आ गए तो उनको भी नागरिकता आपको देनी है। तो ऐसे लोगों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है। प्लस क्या रहता है? 8 क्या कहता है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी भारतीय के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कैसे लोग भारतीय नागरिकता के अधिकार होते हैं? जैसे जो हमारे एनआरआईस हैं, जो ओसीआईस हैं, ये सब। ठीक है। फिर अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले नागरिकों का नागरिक ना होना। अगर जैसे मुझे आज भारत की नागरिकता मिली है तो कल अगर मैं कनाडा की नागरिकता ले लेती हूँ तो मेरी भारत की नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत अपने आप ही हट जाएगी। ठीक है। अब मैं भारत की नागरिक नहीं रह जाऊंगी, मेरी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी भारत से। ठीक है। फिर
10 क्या है, नागरिकों के अधिकारों का बने रहना। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकों के अधिकारों का बने रहना। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, संसद की शक्तियां। ठीक है, नागरिकता संबंधी जो भी संसद की शक्तियां हो, जो भी नियम विनियम बनाने की संसद की शक्तियां हो, उसके बारे में हम अनुच्छेद 11 में देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अतः नागरिक स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। अनुच्छेद 11 यही कहता है। ठीक है, क्या कहता है अनुच्छेद 11, जो 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने, उन व्यक्तियों की पहचान करती है। ठीक है, नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी ना होकर नियमानुसार। ठीक है, नियम क्या कहता है, जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक थे वो हैं भारत के नागरिक। ठीक है, पाकिस्तान जाने और आने वाला दिन अलग है। ठीक है, वो 19 जुलाई 1948 को जिनको जाना था वो चले गए थे, जिनको वहां से इधर आना था वो आ गए थे। ठीक है, संसद संसद जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 जारी किया था। ठीक है, कब, 1955 में जारी किया था। किस लिए जारी किया था, नागरिकता को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, कि नागरिकता मतलब नागरिकता के लिए क्या क्या रूल अप्लाई होना चाहिए। और ये क्या क्या हुआ, समय समय पे चेंज भी, मतलब समय समय पे इस पे संशोधन होता रहा। ठीक है, 1955 को संशोधित को लागू किया गया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी होता रहा है। कितने संशोधन हुए हैं, कुल 6 संशोधन हुए हैं। ठीक है, 2019 में भी एक संशोधन हुआ है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, फिर 2003, 2005 और 15। 86, 92, 2003, 2005 और 15। फिर उसके बाद कब हुआ था, 19 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कब हुआ था, 19 में हुआ था। उसके बाद कब संशोधन हुआ था, 19 में हुआ था, 2019, जिसमें क्या किया गया था, एनआरसी लाया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में लाया गया था, असम के क्षेत्र में लाया गया था। इसे भी हम आगे देखेंगे। नागरिकों को और विदेशियों को प्राप्त अधिकार। देखिए, अधिकारों में अंतर पहले देखते हैं। कुछ मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को मिलते हैं, और कुछ मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को ही बस, मतलब केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, विदेशियों को उससे वंचित रखा गया है। आप ऐसे करके याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 याद करिए। ठीक है, याद करने की कोशिश करिए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ज्यादा टफ नहीं है, 5 ही है। 5 ही है, कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, वो जो 29 और 30 है ये तो अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है। जो अनुच्छेद 19 है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 क्या है, क्या है, भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ। और अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के अवसरों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में समझे रहो, 5 ही है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, 5 ही याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में 15, 16, 19, 29 और 30 को। इसे हम मूल अधिकारों में तो पढ़ेंगे ही, यहाँ पे भी देखते हैं। और फिर उसके बाद जितने भी मूल अधिकार बचते हैं, लगभग लगभग भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मतलब विभेद का निषेध, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के अवसर में समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्र यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना व शासन के संदर्भ में अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, ये कौन कौन से बताता है, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 ओवरऑल अधिकार बताता है, और अनुच्छेद 30 क्या बताता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना में अल्पसंख्यकों के अधिकार को बताता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उनने भारतीयों को तो मूल अधिकार दिए ही दिए हैं, लेकिन साथ साथ विदेशियों को भी दिए हैं। आपने जो 5 अधिकार याद किए उसके अलावा जो भी पूछ ले, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा कुछ भी पूछ ले, वो सभी विदेशियों को प्राप्त है। जैसे 14, 20, 21, 21A कुछ विशेष अधिकार हैं जो भारतीय विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे 14 विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, फिर 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ठीक है। तो क्या क्या है देखते हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निःशुल्क मतलब शिक्षा का अधिकार किसको किसको 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फिर कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण, बालाश्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध, जोखिम पूर्ण कार्यों में बाल श्रम का निषेध। फिर 25 से 28 क्या बोलता है, ये हमको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। जो ये अधिकार मैंने अभी आपको बताए हैं, भारतीयों को अधिकार और विदेशियों को अधिकार, ये अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये हमारे राजनीतिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, ठीक है। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होते हैं। मतलब जो देश के टॉप मोस्ट पद हैं, ठीक है, उसमें केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। विदेशियों को पात्र नहीं दिया जाता। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति की बनने की हम योग्यताएं पढ़ते हैं तो पहला तो हम यही पढ़ते हैं कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग होते हैं। कैसे कैसे वर्ग होते हैं? जैसे नागरिक है, भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं जो राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेंगे, ठीक है, पूर्ण निष्ठा रखेंगे। अन्य देशीय व्यक्ति होते हैं एलियन एंड फॉरेनर, इसमें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है इनको, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वातंत्र का अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 हो गया, इसका अधिकार सबको है, 22 का अधिकार सबको है, 14 का अधिकार सबको है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। ये शत्रु या मित्र अन्य देशीय के हो सकते हैं। फिर आता है राज्यहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन। इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया गया। अवैध प्रवासी, ठीक है, अवैध प्रवासी जिनका अभी प्रॉपर कोई देश नहीं है, ठीक है, जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण अवैध घोषित कर दिया गया है। जैसे एनआरसी में हुआ था 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के पास होने के बाद एनआरसी निकला था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, असम में जितने भी लोग जिनके पास अवैध प्रवासी मतलब जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, उन्हें अवैध प्रवासी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और आगे देखेंगे हम, सिर्फ शरणार्थी होते हैं, रेफ्यूजीज, ठीक है। शरणार्थी अपने मूल देश से वर्ग, नस्ल या भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति, ठीक है। फिर भारतीय, आइए आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता का स्वरूप। भारतीय नागरिकता का स्वरूप कैसा है? भारत का नागरिकता एकल नागरिकता है, अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही नागरिकता है, ठीक है। इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आपको टू द पॉइंट एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। किसी को कूट में पूछ लेगा, नहीं तो किसी को कोई क्वेश्चन ही घुमा के दे दिया, ठीक है। तो वहां पे आपको अच्छे से एकदम आंसर देना है कि रेफ्यूजी कौन है, फिर शरणार्थी व्यक्ति कौन होते हैं, ठीक है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति देता है, अन्य देशों की नहीं। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। प्लस भारत, अगर आप एकल नागरिकता है, ठीक है, उसके साथ अगर आप भारत के नागरिक हो तो केवल भारत के ही नागरिक हो सकते हो, किसी और देश के नहीं हो सकते हो। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिक माना जाता है, ठीक है। विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी, निगम को नहीं माना जाता है, ठीक है। याद रखना है एकदम अच्छे से। भारत में जो प्राकृतिक व्यक्ति है, जैसे कि मैं, आप,
ऐसे को ही हम नागरिक मानेंगे, किसी कंपनी को या विधिक व्यक्ति को नागरिक नहीं मानेंगे। ठीक है, जितनी भी कंपनियां होती हैं, जैसे कि हो गया एनएमडीसी, एनटीपीसी, ये सब जो होते हैं ये सब कंपनियां होती हैं। ठीक है, ये सबको हम विधिक व्यक्ति मानते हैं, भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। ठीक है, और एकल नागरिकता के अपवाद देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता के अपवाद क्या क्या हैं? जैसे अनुच्छेद 15 क्या कहता है? विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूलवान जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। जो निवास प्रमाण पत्र हमसे मांगा जाता है, जब भी हम किसी स्टेट का एग्जाम दिला रहे होते हैं तो हमसे निवास प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। ठीक है, तो वो एक विशेष प्रावधान हक ये होता है कि अगर भारत में एकल नागरिकता है तो फिर आप किसी स्टेट में निवास प्रमाण पत्र मांग के ये डिफाइन कर रहे हो कि हम अपने स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी में रख रहे हैं। ठीक है, उसे हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उसे। ठीक है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, फिर 19(1) घ क्या कहता है? प्रावधान करता है 19(1) घ और ड, यानी कि डी और ई, नागरिकों को भारत में कहीं भी आबाद संचरण एवं निवास के अधिकार का प्रावधान देता है। क्या करता है? आबाद संचरण या निवास के अधिकार का प्रावधान देता है। परंतु 19(5) ही क्या कहता है? युक्त निबंधनों में व्यवस्था है कि साधारण जनता अथवा अनुसूचित जनजातियों के हित में उक्त स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स में जाओगे तो वहां पे क्या है, जो जनजातियां रहती हैं तो वहां उस एरिया में ही प्रॉपर जाना क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो मतलब कुछ कंडीशंस में क्या किया जा सकता है, ये जो आबाद संचरण वाला है इसे हम रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। ठीक है, 19(5) यही कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता का अर्जन, मतलब देखो नागरिकता का अर्जन देखते हैं। ठीक है, नागरिकता का अर्जन 5 प्रकारों से हो सकता है। अच्छे से याद रखिएगा, 5 प्रकारों से। ठीक है, नागरिकता का अर्जन हम 5 प्रकारों से कर सकते हैं। जैसे जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीकरण से या फिर भूमि अधिग्रहण से। शॉर्ट में समझा देती हूँ। अगर आप जन्म से नागरिक हो और आपके पिता 2003 के लागू होने के समय बच्चा और मतलब बच्चा या उसकी माता या पिता भारत दोनों में से दोनों भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, दोनों भारतीय नागरिक हैं अथवा कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो दोनों नागरिक हो, एक दूसरा कंडीशन है कि एक नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, फिर वंशानुक्रम से क्या होता है, एक डेट है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति, उसके माता पिता, 5 आधार माने गए हैं नागरिकता के। हमने बताया अभी क्या क्या, जन्म से, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण या भूमि अधिग्रहण। अब 5 को देख रहे हैं हम। क्या है डेट, महत्वपूर्ण डेट है 10 दिसंबर 1992। ठीक है, को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता पिता या कोई एक भारत का नागरिक हो तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक हो जाएगा। कैसे, वंशानुगत से। हम देख लेंगे कि जैसे कोई बच्चा है जो देश के बाहर पैदा हो गया है लेकिन उसके माँ बाप भारतीय हैं, तो ठीक है, तो अगर उस मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा भी भारतीय कहलाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फिर एक तो पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण का क्या कंडीशन है कि भारतीय मूल का व्यक्ति, याद रखना भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, या तो आप भारतीय मूल के व्यक्ति हो या तो भारतीय नागरिक से विवाह करके व्यक्ति बने हो। जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, आवेदन से पूर्व क्या कर रहा हो, 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत मतलब उसको क्या किया जाएगा, पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। और भारतीय नागरिकों के जितने भी नाबालिग बच्चे होंगे 18 वर्ष से कम उम्र के, उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा पंजीकरण के थ्रू। देशीकरण मानते हैं। देशीकरण क्या होता है, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो। देशीकरण के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। एक तो किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होनी चाहिए जहां भारतीयों को देशीकरण से नागरिकता न मिलती हो। एक तो क्या होना चाहिए, अन्य देश की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे।
ठीक है। अगर भारत के आप देशीयकरण के थ्रू भी नागरिक बनना चाहते हो तो क्या करोगे, आपको किसी और देश की नागरिकता पहले त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप त्याग ले हो तभी आप भारत के नागरिक बन सकते हो। फिर 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं मतलब कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 22 भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। फिर होना चाहिए, फिर है भूमि अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण क्या है कि जैसे भारत ने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को, जैसे एनक्लेव्स 51 एनक्लेव्स हमने लिए, तो वहां के जितने भी रहने वाले निवासी थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, भूमि अधिग्रहण के थ्रू भारतीय नागरिक कहलाए। अब देखते हैं अन्य अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआईज। ठीक है, एनआरआईज क्या होते हैं, एनआरआईज वे व्यक्ति होते हैं जो भारतीय पासपोर्ट के धारक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, लेकिन नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है, एनआरआई कहलाएंगे वो, नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, अनिवासी भारतीय का अर्थ ऐसे व्यक्तिक नागरिक से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक के कार्ड धारक हैं। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल के व्यक्ति का और 19/8/2002 मतलब ये कुछ ठीक है पंजीयन क्रमांक है 19/8/2002 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 26/011/498 के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक माना जाएगा। आसान भाषा में समझते हैं हम, क्या आसान भाषा कि भारत जो भारतीय पासपोर्ट के धारक हैं लेकिन क्या कहते हैं भारत से बाहर रहते हैं, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएंगे नौकरी या पेशे के लिए। ठीक है, मई 2015 की मतलब सूचना के आधार पर ये जो कंडीशन बताया गया है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, किसी एग्जाम में आ जाए तो याद रहेगा। ठीक है, ये जो पूरा कंडीशन है इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये है मई 2015 में एक अधिसूचना आई थी उसके आधार पर है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को ही एनआरआईज माना जाएगा। फिर देखते हैं हम क्या, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति कैसे माना जाएगा, वह व्यक्ति जिसके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन के नागरिक हैं कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना है जो भी ये श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन के नागरिक रहे हैं, ये नागरिक हैं या कभी रहे, ठीक है, वो भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं कहे जा सकते हैं। जैसे भारत में कुछ तिब्बती बसे हुए हैं, वे भारतीय मूल के नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, भारतीय। फिर एक आता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारी नागरिक। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं हो और मतलब जो भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो, ठीक है, नहीं कभी रहा हो, वो भी ओसीआई कहलाएगा। पूरी, और इसमें कुछ कुछ कंडीशन हो भारत के समुद्र पारिक नागरिक की श्रेणी में आने के लिए। एक तो पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु, ठीक है, संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भारत का नागरिक रह चुका हो अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, मतलब योग्यता रखता हो। ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंधित जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। ठीक है, यदि उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल व्यक्ति का बेटा बेटी या फिर कुछ भी हो, मतलब या तो देखो क्या कंडीशन क्या है, संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो या तो फिर नागरिक हो, तो फिर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो उस क्षेत्र के नागरिक हो। ठीक है, तो वो भारत का ओसीआई कहलाएगा और कंडीशन उसके बेटा बेटी या पोता पोती भी ओसीआई कहलाएंगे। ठीक है, और याद रखने वाली बात यह है कि जो पीआईओ कार्ड है, भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है, वो अब समाप्त कर दिया गया है, पीआईओ और ओसीआई को विलय कर दिया गया है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 11 दिसंबर 2019 को आया था। कब आया था? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, यह अधिनियम क्या करता था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के
6 धार्मिक समुदायों, ठीक है। यहाँ पे मेन झगड़ा यहीं पे था, मेन जो झंझट हुआ था इतना सारा अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पे, वो यहीं पे था, ठीक है। कौन कौन से 6 कम्युनिटीज को रखा गया था? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है। ईसाई, ईसाई 6 कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। मेन इस वो का एम था कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे अगर किसी इन 6 धर्मों में से किसी भी धर्म के किसी नागरिक के साथ अगर कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ पीड़ा दी जा रही है, कुछ शोषण किया जा रहा है, तो उसे क्या किया जाएगा? भारत का नागरिकता स्वीकार, मतलब उसे क्या किया जाएगा? भारत का नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। यह विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता की योग्य बनाता है, ठीक है। 6 कम्युनिटीज को ही रखा गया था, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं रखा गया था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं रखा गया था, इसीलिए झगड़ा हुआ था, ठीक है। कि अगर आप 6 धर्मों को प्रायोरिटी दे रहे हो तो मुस्लिम कम्युनिटीज को क्यों अवॉइड किया जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटीज भी क्या होती है, सिया और सुन्नी में डिवाइड होती हैं। जो सिया होते हैं वो लोग काफी काम रहते हैं, जो सुन्नी होते हैं वो लोग बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं, ठीक है। तो खैर उतना अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता की योग्य बनाता है। यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे कम्युनिटी जो उन क्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 समुदायों में से है और जो डर के कारण मतलब धार्मिक रूप से प्रताड़ना झेलने के कारण भारत में क्या हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, उन्हें क्या किया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आधार। आधार क्या होता है? ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का। आधार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधार कार्ड जो हमारा बनता है वो कौन बनाता है? यूनियन आईडी, UIDAI, ठीक है, याद रखना है। UIDAI के अनुसार क्या होता है? दिसंबर 2016 में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिनिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। मतलब आप आधार कार्ड पकड़े हो, इसका मतलब आप भारत के नागरिक नहीं हो। आधार कार्ड सिर्फ एक आपका पहचान पत्र है, ठीक है। उसे आप नागरिकता के रूप में यूज नहीं कर सकते। यह दिसंबर 2016 में एक रिपोर्ट जारी हुआ था, ठीक है। इसे जारी कौन करता है? UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है और एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या प्राप्त कर सकता है, ठीक है, निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आधार कार्ड के ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस बेसिक समझ लीजिएगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया था, ये नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में था आज का क्लास, इसलिए आधार कार्ड को हम उतने डीप में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।